Students, if you want to know every points that are mentioned in your NCERT book and also wants to go through the activity illustrated in your book, then you are at the right place. And today we will going to start your favorite topic, electricity. What is electricity? Electricity is a form of energy, but someone tells about electricity, it is a source of energy. But there is no much difference to tell form of energy or source of energy, but electricity is obtained from any source of energy. So we can say electricity is a form of energy because इसे आप ऐसे समझ सकते हो कि इलेक्ट्रिसिटी को आप किसी सोर्स से प्राप्त करते हो तो यह एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है। हालांकि इलेक्ट्रिकल एनर्जी को भी विभिन्न एनर्जी में ट्रांसफॉर्म किया जाता है, फिर भी इसे हम फॉर्म ऑफ एनर्जी कहें ये ज़्यादा अच्छा है। तो हम कहेंगे इलेक्ट्रिसिटी एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है और इलेक्ट्रिसिटी मोस्ट कंट्रोलेबल एनर्जी है। जैसे इसका इस्तेमाल बहुत छोटे छोटे कंपोनेंट को चलाने में, जैसे मोबाइल हो गया, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हो गए, कंप्यूटर्स हो गए, उसमें बहुत सारे कंपोनेंट बहुत ही छोटे होते हैं जिसमें बहुत ही मतलब माइक्रो एम्पियर करंट की आवश्यकता होती है। तो इतने कम एनर्जी लेवल से जो डिवाइसेस चलते हैं उसमें हम इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल करते हैं, जबकि इतने छोटे लेवल पे हम किन्हीं और सोर्स ऑफ एनर्जी का इस्तेमाल अभी तक नहीं कर पाए हैं। तो इन्हीं सब कंपोनेंट को देख करके ये ऐसा कहा जा सकता है कि इलेक्ट्रिसिटी पर हमारा जो कंट्रोल है अन्य सोर्स ऑफ एनर्जी के रेशियो में ज़्यादा है और ये कन्वीनियंट भी है। कन्वीनियंट इस मामले में कि इस इलेक्ट्रिकल एनर्जी को आप विभिन्न फॉर्म ऑफ एनर्जी में इजीली ट्रांसफ़र कर देते हो, जैसे लाइट एनर्जी में बल्ब से, मैकेनिकल एनर्जी फैन या मोटर, और विभिन्न गैजेट्स को चलाने में इस्तेमाल करते हैं। तो ये एक कन्वीनियंट भी है और कंट्रोलेबल है। तो इन्हीं शब्दों को मिला करके आप इलेक्ट्रिसिटी का डिफिनीशन दे सकते हो। इलेक्ट्रिसिटी इज फॉर्म मोस्ट कंट्रोलेबल एंड कन्वीनियंट फॉर्म ऑफ एनर्जी। controllable and convenient form of energy। ये इलेक्ट्रिसिटी दो प्रकार के होते हैं, एक स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी और दूसरा करंट इलेक्ट्रिसिटी। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी में होता है चार्ज एट रेस्ट में रहता है और करंट इलेक्ट्रिसिटी में चार्ज फ्लो करता है। तो ये इलेक्ट्रिसिटी है, इसको दो फॉर्म, पहला स्टैटिक करंट इलेक्ट्रिसिटी। जो हम लोगों को अध्ययन करना है आपके कक्षा में वो है करंट इलेक्ट्रिसिटी, यानी इसमें चार्ज पार्टिकल मूव करेगा। और ये स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी थोड़ा बहुत आपको नॉलेज होगा इसके बारे में और 11th में आपको इसके बारे में डिटेल्स स्टडी मिलेगा। फिलहाल हम इस ब्रांच में थोड़ा सा जान लेंगे चार्ज के बारे में और उसके बाद हम लोग मूव करेंगे अपना जो टॉपिक है जिसे हमें पढ़ना है करंट इलेक्ट्रिसिटी उसके बारे में। तो ये स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी में होता क्या है कि चार्ज एट रेस्ट पे रहता है, चार्ज एट रेस्ट, यानी इसमें चार्ज रुका हुआ रहेगा और उसके बारे में हम विभिन्न प्रकार से स्टडी करेंगे। और करंट इलेक्ट्रिसिटी में चार्ज मूव करेगा। चार्ज के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। चार्ज क्या है?
अभी हमने इलेक्ट्रिसिटी सुना है, तो ये इलेक्ट्रिसिटी वर्ड, ये इलेक्ट्रिसिटी का जनरेशन हुआ है ग्रीक वर्ड इलेक्ट्रॉन से। इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन क्या होता है? इलेक्ट्रॉन एक चार्ज पार्टिकल है, और इलेक्ट्रॉन आता कहाँ से है? ये एक चार्ज पार्टिकल है, ये चार्ज पार्टिकल है। ये चार्ज पार्टिकल क्या होता है? चार्ज क्या होता है? ये चार्ज मैटर का प्रॉपर्टी है। जैसे कोई भी मैटर जिसे आप देखते हैं, छू सकते हैं, जिसमें भार हो, सब मैटर है। ये मैटर में क्या प्रॉपर्टी और होता है? इसमें वेट होता है, यानी द्रव्यमान जिसको आप कहते हो, मास, या ये वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है, मतलब जगह को घेरता है। तो उसी प्रकार इस मैटर में एक प्रॉपर्टी होता है चार्ज का। तो आप कहोगे कि ये चार्ज हमें महसूस क्यों नहीं होता है? तो किसी भी मैटर में चार्ज होता है, जितना पॉजिटिव होता है उतना ही नेगेटिव होता है, जिसके वजह से ये न्यूट्रल रहता है, तो हम लोग इसे एक्सपीरियंस नहीं कर पाते हैं। तो ये चार्ज क्या है? एक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर है, प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। ये जैसे मान लीजिए कोई भी मैटर, वो बना होता है किससे? छोटे छोटे एटम से। और एटम में होता क्या है? एटम के नाभिक में यानी न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होता है, और इसके आउटर भाग में इलेक्ट्रॉन होता है, और जो मूव करता हुआ रहता है। ये इलेक्ट्रॉन विभिन्न सेलों में होता है, जितना इसकी संख्या होता है उसी के अनुसार सेल में ये चला जाता है। तो इलेक्ट्रॉन इनके एटम के सेल में मतलब बटा हुआ होता है। जो इलेक्ट्रॉन किसी भी एटम्स के आउटर मोस्ट सेल में रहते हैं, वो इलेक्ट्रॉन फ्री इलेक्ट्रॉन कहे जाते हैं, और वही इलेक्ट्रिसिटी में भाग लेता है। यानी कोई भी चार्ज पार्टिकल जब बनता है, चार्ज बनता है, तो इसी इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफ़र हो जाने से, इलेक्ट्रॉन के निकल जाने से ये पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है। अब यदि इसी पे कोई और इलेक्ट्रॉन आ गया बाहर से, तो ये एक नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा, इस पर एक नेगेटिव चार्ज हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन पे एक नेगेटिव चार्ज होता है। तो उसी प्रकार से ये मतलब इलेक्ट्रॉन के ही आने जाने से चार्ज पार्टिकल बनता है, या पॉजिटिव चार्ज हो जाता है चले जाने से। तो हम यहाँ से एक नियम ये जान लें, ये फॉर्मूला ही कह लीजिए इसे, या प्रॉपर्टी कह लीजिए। क्या होता है कि कोई भी चार्ज बॉडी होता है, तो उसमें चार्ज इलेक्ट्रॉन पे जितना चार्ज होता है उसके मल्टीपल में होगा, क्योंकि चार्ज पार्टिकल तभी बनता है जब उस पर इलेक्ट्रॉन आता है या इलेक्ट्रॉन वहाँ से जाता है। तो जब इलेक्ट्रॉन आएगा या इलेक्ट्रॉन जाएगा, तो जितनी संख्या में आएगा इस पे, उतना ही इसके मल्टीपल में उस पर चार्ज होगा। तो इसे कहते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। यानी हम कह लें कि ये यदि कोई चार्ज एरिया है, जैसे मान लेते हैं कि ये एक बॉडी है, तो इस पे चार्ज आया है, मान लेते हैं कि 10 इलेक्ट्रॉन आया है चार्ज में। तो इस पे कितना चार्ज? एक इलेक्ट्रॉन पे कितना होता है? पहले से आप लोगों को मालूम होगा ये चीज़। एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। इसे हमेशा ही याद रखें, यदि याद नहीं हो आपको तो। वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है? 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। अब जैसे कोई ये बॉडी है, इस पे एक 10 इलेक्ट्रॉन आया है या 5 इलेक्ट्रॉन आया है, जो भी आया है, तो इस पे चार्ज कितना हो जाएगा? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 इंटू 10, यानी 10 गुना करेंगे तो ये पॉइंट हट जाएगा, और ये तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? 16 इंटू 10⁻⁻19। यानी जब भी चार्ज इस पे होगा, कोई भी बॉडी है, जैसे कोई भी बॉडी है, इस पे चार्ज जब भी होगा तो इस इलेक्ट्रॉन के चार्ज के मल्टीपल में ही होगा। यानी इस पे जितना चार्ज होता है, इस पे तो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम होता है, तो इसी के मल्टीपल में इस पे चार्ज होगा। इसके 10 गुना में हो जाए, 5 गुना में हो जाए, 1 गुना, 2 गुना, जितना भी इलेक्ट्रॉन आएगा या इलेक्ट्रॉन जाएगा। इलेक्ट्रॉन जाएगा तो पॉजिटिवली चार्ज होगा, आएगा तो नेगेटिवली चार्ज होगा। यानी इसे इस प्रकार से समझ लें कि कोई ऐसा वस्तु जो बाजार में बिकता हो, जिसे हमें तोड़ कर नहीं दिया जाता हो, जैसे केला या अंडा। ये अंडा को
हम लोग कभी बाज़ार में तोड़ कर नहीं खरीदते हैं, यानी 2 खरीदते हैं, 4 खरीदते हैं, 6 खरीदते हैं, 12, लेकिन 2.5, 3.5, 5.5 ऐसा नहीं खरीदते हैं, क्योंकि ये अंडे जो होते हैं वो क्वांटाइज्ड होते हैं। आप कहें 4.5 केले दे दीजिए, कभी नहीं मिलेगा, क्योंकि वो क्वांटाइज्ड रूप में देता है। 5.5 दे दीजिए, ऐसा नहीं संभव है। आप 6 ले लीजिए या 4 ही ले लीजिए, 5, 5.5 नहीं मिलेगा। उसी प्रकार चार्ज भी होता है, कहीं भी चार्ज होगा तो वो होगा 10 इलेक्ट्रॉन पे जितना चार्ज होगा उसके मल्टीपल में, क्योंकि चार्ज तभी संभव हो पाता है जब इलेक्ट्रॉन आता है या इलेक्ट्रॉन जाता है। इसका मतलब हुआ कि ये क्या है कि कोई भी बॉडी जैसे चार्ज है, यहाँ पे कोई चार्ज है तो वो इस पर कितना चार्ज होगा, वो इलेक्ट्रॉन पे जितना चार्ज होता है उसके मल्टीपल में, एन के मल्टीपल में होगा, यानी Q बराबर एन ई। एक फॉर्मूला बन गया कि कहीं भी चार्ज है तो इलेक्ट्रॉन पे जितना चार्ज होता है उसे के मल्टीपल में ही होगा, तो Q बराबर यानी इसी को कहा जाता है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, आप लोग के बुक में ये फॉर्मूला दिया हुआ है और इस पर बहुत सारा क्वेश्चंस भी आते हैं। अब जैसे चार्ज है, मान लिया जाए कि कोई पार्टिकल है, उस पर Q चार्ज है और इस पे चार्ज का वैल्यू है 5 कूलम। तो ये 5 कूलम, 5 क्या है, 5 मैग्नीट्यूड है, इसको बोलते हैं मैग्नीट्यूड। और ये क्या है, यूनिट। यूनिट क्या होता है, यूनिट से हम किसी चीज़ को मेजर करते हैं। जैसे मार्केट आप जाते हैं, चावल खरीदते हैं, गेहूँ खरीदते हैं, जो कुछ भी खरीदते हैं तो वो खरीदते हैं, जैसे 20 kg खरीदा आपने तो 20 क्या हुआ, मैग्नीट्यूड हुआ। ये केजी क्या हुआ, यूनिट हुआ कि हमें 20 kg चाहिए। कपड़ा खरीदते हैं 5 मीटर तो 5 मैग्नीट्यूड और मीटर क्या हुआ, यूनिट हुआ। उसी प्रकार से ये चार्ज है, कहीं भी चार्ज रहेगा तो वो 5 कूलम 10 कूलम, तो ये मैग्नीट्यूड, और ये क्या है, ये जो कूलम है ये यूनिट है, इसी से मापा जाता है चार्ज को। और चार्ज, ये कूलम जो होता है एक बड़ा यूनिट है, साधारणतः इसका इस्तेमाल हर जगह पे नहीं किया जाता क्योंकि बड़ा है। जब भी आपको खरीदना होता है सामान मार्केट में तो आप केजी में खरीदते हैं, थोड़े ना कि हर कुछ आप क्विंटल में खरीदते हैं। तो ये उसी प्रकार से है बड़ा यूनिट, तो हमें छोटा यूनिट के रूप में इस्तेमाल इसकी जगह पे हम लोग करते हैं माइक्रो कूलम। माइक्रो कूलम, मिली कूलम, मिली कूलम। तो ये माइक्रो कूलम में कितना होता है, माइक्रो का मतलब होता है 10 के पावर -6, मिली का मतलब होता है 10 के पावर -3। माइक्रो, मिली, इस तरह का ये क्या है, एक प्रीफिक्स है। तो 10 के पावर -6 कूलम, 10 के पावर -3 कूलम। उसी प्रकार से एटो होता है, पिको होता है, बहुत सारा होता है, लेकिन इन दोनों का इस्तेमाल ज़्यादा होता है, तो इन दोनों का ख्याल रखेंगे। एक बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन है आपके एनसीईआरटी बुक का कि 1 कूलम चार्ज में कितना इलेक्ट्रॉन होगा। तो इसे जान लेते हैं। फाइंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 1 कूलम। तो 1 कूलम में कितना इलेक्ट्रॉन होगा, 1 इलेक्ट्रॉन पे कितना कूलम चार्ज होता है, 1.6 × 10⁻⁻19। 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम में कितना इलेक्ट्रॉन होता है, 1 इलेक्ट्रॉन होता है। इसलिए एक चार्ज में, 1 कूलम चार्ज में, 1 कूलम में क्या होगा, कम, 1.6 × 10⁻⁻19। अब इसको डिवाइड कर दीजिए, इसको हटाते हैं, यहाँ पे 0 आएगा। अब चलिए इसमें एक कम करके यहाँ पे 100 दे देते हैं और ये डिवाइड आसानी हो जाएगा थोड़ा। ये 16 हो गया × 10⁻⁻18। अब इसको ऊपर भेज देते हैं, यहाँ कट जाएगा, 25 चौका 100, 4 चौका 16 और 4 से काटें इधर 6.25, और तो 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन
ये संख्या है, बस संख्या तो संख्या में ही रहेगा, इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन लिख दिए, लेकिन ये संख्या है, क्या है, कितना चार्ज। तो ये 1 कूलम में कितना इलेक्ट्रॉन होगा ये पता चला। आपके बुक में ये दिया हुआ है कि बताइए कि 1 कूलम में कितना इलेक्ट्रॉन होता है। तो जनरली इसको बोल देते हैं लोग 6 गुना 10 के पावर 18 इलेक्ट्रॉन, ऐसे बोल देते हैं 6.25। ये कोई फ्रैक्शन नंबर नहीं है, इसमें जब 18 मल्टीप्लाई होगा तो 625 गुना 10 के पावर 16 हो जाएगा, 16 इलेक्ट्रॉन। ये संख्या है, ये फ्रैक्शन नहीं आ सकता। अब ये थोड़ा सा बेसिक समाप्त हुआ। अब आपका जो मेन टॉपिक है करंट, उस पर आते हैं। करंट क्या होता है? जैसे आपने सुना होगा वाटर करंट, जैसे रिवर में तेज गति से पानी बहता है तो उसको हम क्या कह सकते हैं, वाटर करंट। एयर जब काफ़ी तेज गति से फ्लो करता है तो उसको हम क्या कहते हैं, एयर करंट। उसी प्रकार जब इलेक्ट्रिक चार्ज किसी कंडक्टर से फ्लो करेगा तो इलेक्ट्रिक का फ्लो इलेक्ट्रिक करंट। तो जिस प्रकार से वाटर का फ्लो वाटर करंट हुआ, एयर का फ्लो एयर करंट हो, उसी प्रकार से इलेक्ट्रिक चार्ज पार्टिकल का फ्लो होगा तो उसको हम क्या कहेंगे, इलेक्ट्रिक करंट। और इसको डिफाइन करने के लिए कह सकते हैं रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड, या रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज पार्टिकल इज कॉल्ड करंट। करंट क्या है, फ्लो ऑफ चार्ज है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड करंट। इसे एक तरह से और डिफाइन कर सकते हैं, अमाउंट ऑफ चार्ज पार्टिकल फ्लो थ्रू ए क्रॉस सेक्शनल एरिया इन यूनिट टाइम, यानी इकाई समय में जितने चार्ज फ्लो कर जाते हैं किसी करंट कैरिंग कंडक्टर से, तो उस अमाउंट को हम क्या कहेंगे, इलेक्ट्रिक करंट। और जितना फ्लो कर रहा है चार्ज उतना एम्पियर करंट हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, यानी चार्ज फ्लो करेगा, चार्ज इसका रेट यानी टाइम से डिवाइड करेंगे, रेट आएगा, और तभी इसको क्या कहेंगे, करंट। आई इजकल टू क्यू अपॉन टी, यानी चार्ज के फ्लो के रेट को, चार्ज के फ्लो के दर को ही करंट कहेंगे। यहाँ से ही चार्ज का भी फॉर्मूला आ जाता है, क्यू इजकल टू आई टी। यहाँ से आपको यदि करंट मालूम है और कितना समय तक करंट फ्लो हुआ है तो आप यहाँ से इस फॉर्मूला से निकाल सकते हैं कि उससे कितना चार्ज पार्टिकल फ्लो किया है। तो यहाँ से चार्ज भी निकाला जा सकता है, करंट भी निकाला जा सकता है। अब ये करंट को मापते किस चीज़ में है, यूनिट इसका क्या होता है, इसका SI यूनिट एम्पियर होता है। एम्पियर भी एक थोड़ा सा बड़ा यूनिट है, इसे भी माइक्रो एम्पियर और मिली एम्पियर में मापते हैं। तो माइक्रो एम्पियर का मतलब हुआ 10⁻⁻6 एम्पियर और मिली एम्पियर का मतलब हुआ 10⁻³ एम्पियर। तो इन दोनों यूनिट में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो करंट को मापा तो जाता है SI यूनिट में, लेकिन इसको किस इंस्ट्रूमेंट से मापते हैं, इसका इस्तेमाल मापने के लिए हम आमीटर का करते हैं। आमीटर क्या होता है, आमीटर एक छोटा सा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होता है, इस प्रकार से आमीटर होता है। और यहाँ पे एक टर्मिनल होता है पॉजिटिव, यहाँ पर एक टर्मिनल होता है नेगेटिव, और यहाँ पे डिफ्लेक्शन शो करता है और ये लगा हुआ होता है। जैसे ही इसको हम टर्मिनल से जोड़ते हैं, जिस करंट, जैसे मान लीजिए कि ये करंट कैरिंग कंडक्टर है, इसमें करंट फ्लो हो रहा है। अब हमें मापना है कि इसमें कितना करंट फ्लो हो रहा है, तो हम क्या करेंगे, इसके सीरीज में हम जोड़ देंगे, इसी में हम जोड़ देंगे। यहाँ से तार को थोड़ा सा कट करेंगे और इसका एक टर्मिनल से इसको और दूसरा टर्मिनल से
इसको जोड़ देंगे, यानी सीरीज में जोड़ देंगे। जिस वायर में हमें करंट कितना जा रहा है ये निकालना है, उसी वायर को बीच में हम इसको हम जोड़ देंगे, यानी उसके सीरीज में जोड़ देंगे। तो एम्पियर एक, तो आमीटर इसको बोलते हैं आमीटर। आमीटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जिसका इस्तेमाल करंट को मापने में किया जाता है, और यह एक सीरीज डिवाइस है। यह कैसा डिवाइस है? सीरीज डिवाइस। सीरीज डिवाइस का मतलब हुआ कि किसी भी करंट कैरिंग कंडक्टर में हम सीधा जोड़ देते हैं उस पर, और हमें उस करंट कैरिंग कंडक्टर में कितना करंट फ्लो हो रहा है वो हमें डिफ्लेक्शन से बता देता है। तो एम्पी ये करंट और उसका अमीटर के बारे में। अब जैसे एक एग्जांपल लेते हैं कि आपने कभी टॉर्च जलाया होगा, तो आपको पता है कि ये टॉर्च कैसे जलता है, इसके पीछे क्या मैकेनिज्म काम करता है। आप ऐसा सोचते होंगे कि इसमें एक बैटरी होगा जो करंट कैरिंग कंडक्टर से जुड़ा हुआ है, यानी किसी वायर से जुड़ा होगा, और एक बल्ब होगा और एक स्विच होगा। तो इसको हम देख लेते हैं। एक बैटरी होगा, इसको बैटरी को इस प्रकार डिनोट करते हैं, इधर पॉजिटिव टर्मिनल इधर नेगेटिव टर्मिनल, और इससे जुड़ा हुआ होगा एक बल्ब, और इसमें एक की होगा यानी स्विच, जिसको हम ऑन कर दिए। तो यहाँ पे क्या होगा, ये बल्ब है, जैसे ही यहाँ पे स्विच ऑन करेंगे यहाँ से करंट फ्लो करेगा और बल्ब ऑफ ऑन हो जाएगा, यानी ग्लो करने लगेगा। जैसे ही इसको ऑफ करेंगे ये बंद हो जाएगा। तो यही होता है। तो इससे हम ये समझना चाह रहे हैं कि ये क्या है, एक इलेक्ट्रिक सर्किट है। तो हमारा एक टॉपिक है पढ़ना सर्किट। सर्किट, ये सर्किट क्या होता है? कंटिन्यूअस एक पाथ है। क्या है ये? कंटिन्यूअस पाथ है। किसका? वायर का, करंट कैरिंग कंडक्टर का। इसको हम क्या कहते हैं? सर्किट कहते हैं। तो सर्किट क्या हुआ? कंटिन्यूअस क्लोज्ड पाथ ऑफ करंट कैरिंग कंडक्टर इज कॉल्ड सर्किट। मतलब एक कंडक्टर है जो कंटिन्यूअस है, क्लोज्ड पाथ है, और इसमें करंट फ्लो कर रहा है। इसको हम इसको डिफाइन ऐसे कर सकते हैं, कंटिन्यूअस एंड क्लोज्ड path of current carrying conductor is called सर्किट। सर्किट होने के लिए केवल दो ही कंडीशन चाहिए, एक कंटिन्यूअस होना चाहिए और क्लोज्ड पाथ होना चाहिए। ये कंटिन्यूअस है और क्लोज्ड है। क्लोज्ड हुआ जब हम स्विच को ऑन किए, यानी यहाँ पे क्लोज किए, ये की है, इसको क्लोज किए, ओपन करेंगे इस ओपन हो गया, ऐसे किए ये क्लोज हो गया। यानी क्लोज्ड होना चाहिए पाथ, कंटिन्यूअस होना चाहिए, तभी ये सर्किट होगा। अब सर्किट में तो होने का तो आमीटर लगा दे, वोल्ट मीटर लगा दे, सोलेनॉइड लगा दे, बहुत सारे इलेक्ट्रिकल डिवाइस इसमें हम जोड़ सकते हैं, तो वो भी सर्किट होगा। लेकिन सबसे मिनिमम रिक्वायरमेंट है एक सर्किट होने के लिए, एक कंटिन्यूअस क्लोज्ड पाथ होना चाहिए जिसमें करंट फ्लो कर रहा हो, तो ये सर्किट हो गया।